नमस्कार सभी को टॉपर्स टेस्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम हमारे पशु परिचर के इस YouTube चैनल पर जो निशुल्क बैच हमने चला रखा है उसके अंतर्गत हमारी साइंस की क्लासेस रेगुलर आ रही है। उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था जंतुओं में जनन का। कल हमारी क्लास हुई थी, उसमें हमने जनन के बारे में उसको समझा था कि जनन होता क्या है। इसके अलावा उसके प्रकार देखे थे, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन दो प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन में हम पढ़ रहे थे उसकी विधियां, चार तीन विधियां थी। मुकुलन, विखंडन और पुनरुद्भवन। विखंडन अगर दो प्रकार से था, विखंडन द्विविखंडन और बहुविखंडन, यानी दो टुकड़ों में शरीर टूटता है तो द्विविखंडन, और बहुविखंडन कई टुकड़ों में अगर वो विभाजित होता है तो। अब हमने ये विधियां हम पढ़ रहे थे यहाँ तक। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था ये विधियां। मुकुलन, ये अलिंग जनन की विधियां थी। मुकुलन, पुनरुद्भवन, इनके उदाहरण के अंतर्गत हम उदाहरण में मुकुलन का उदाहरण था हाइड्रा, मुख्य उदाहरण हाइड्रा। और पुनरुद्भवन का प्लेनेरिया और हाइड्रा, यानी हाइड्रा दोनों में कॉमन है। प्लेनेरिया मुख्यतः पुनरुद्भवन के अंतर्गत पूछा जाता है। चित्रों के माध्यम से भी हमने कल की क्लास में, अगर आप किसी ने नहीं ली हो तो इससे पहले वाली क्लास देख ले। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं हो पाई थी कल, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमें बीच में रोकनी पड़ी थी। तो आज कल की क्लास में हमने ये विधियां पढ़ ली थी। मुकुलन में प्राणी के शरीर से ही एक उभार बनता है। उभार उस शरीर के चिपक मतलब चिपका रहता है और तभी वो वृद्धि करता है और संपूर्ण विकसित होने के बाद शरीर से अलग होता है। अब पुनरुद्भवन में क्या है? पुनरुद्भवन में शरीर का कोई भी टुकड़े हो जाते हैं, शरीर के पहले टुकड़े होते हैं और फिर प्रत्येक टुकड़े से नया जीव बन जाता है। ये पुनरुद्भवन है। इसके बारे में, इसके बाद हम आगे बढ़कर खंडन तक पहुंचे थे। और खंडन में, यानी खंडन में होता क्या है? खंडन और पुनरुद्भवन में अंतर क्या है? पुनरुद्भवन में भी शरीर टूटता है और टूटे हुए शरीर से प्रत्येक भाग से नया जीव बनता है। लेकिन खंडन में क्या होता है? पहले कोशिका के अंदर केंद्रक का विभाजन हो जाता है। जैसे ये अमीबा है, ये स्पायरोगायरा गायरा एक शैवाल होता है। ये उदाहरण है आपके खंडन के। ये प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। ये द्विखंडन है। अमीबा, आप जानते हो अमीबा का एक जीव है। इसके केंद्रक दो भागों में बटा, बीच में खांच बनी और ये अलग होने के बाद पहले केंद्रक बन गया था। जैसे कोशिका विभाजन हमने पढ़ा था उसी प्रकार से कोशिका में पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका के जीव द्रव्य का विभाजन होता था। इसी प्रकार ये खंडन की प्रक्रिया होती है। द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन होता है। ये स्पायरोगायरा में है, शैवाल है। अमीबा में द्विखंडन होता है। प्लेनेरिया एक जंतु होता है, ये एक केंद्रक है। अब इस केंद्रक में अनेक केंद्रक बन जाते हैं, अनेक केंद्रक यहाँ पर बन चुके हैं। और फिर ये यहाँ से इसके जो ये पुटिका है, ये पूरा गोला है, ये पूरा प्लेन प्लाज्मोडियम है। इसके विखंडन से ये अनेक प्लाज्मोडियम बाहर निकलते हैं, यानी बहु यानी बहुत सारे, तो बहुविखंडन। और द्विविखंडन यानी एक जीव से दो जीव बनते हैं तो द्विविखंडन। अमीबा में होता है द्विखंडन और प्लाज्मोडियम में होता है बहुविखंडन। ये विखंडन की प्रक्रिया या खंडन की प्रक्रिया थी हमारे पास। ये अलैंगिक जनन के हमारे प्रकार थे। आगे हम पढ़ने वाले हैं अब लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन के बारे में, जब संतति उत्पन्न करने हेतु नर व मादा दोनों की आवश्यकता होती है, अर्थात जनन की वह क्रिया जिसमें संतान उत्पन्न हेतु नर व मादा युग्मक, युग्मक क्या होता है? युग्मक एक जनन की इकाई होती है। नर युग्मक, मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। मानव जनन तंत्र। अब मनुष्य की बात करते हैं। मानव एक स्तनधारी एकलिंगी प्राणी है जिसमें नर व मादा दोनों के भिन्न भिन्न जनन तंत्र होते हैं। मानव में नए जीव या संतति का विकास मादा के गर्भ में होता है, गर्भ में, फिटस में होता है। एकलिंगी प्राणी मतलब कई जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव जिनमें एक ही जीव में दोनों दोनों प्रकार के, यानी उभयलिंगी द्विलिंगी प्राणी होते हैं, यानी उनमें दो जंतुओं की आवश्यकता नहीं होती। जबकि मानव एकलिंगी प्राणी है, एक शरीर में एक ही प्रकार के जो है एक लिंगी प्राणी है। नर व मादा अलग अलग होते हैं। मानव में जनन तंत्र दो प्रकार का होता है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। नर जनन तंत्र की बात करते हैं। एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, इसकी संख्या अर्थात इनकी संख्या दो होती है। भ्रूणावस्था में वृषण उदर गुहा में होते हैं, परंतु 7वें माह के अंत में या 8वें माह के आरंभ में वृषण उदर गुहा से एक थैलीनुमा संरचना में बाहर आ जाते हैं, जिसे वृषण कोष कहते हैं। होता क्या है, जब हम शिशु भ्रूणावस्था में होता है, गर्भाशय में उसका विकास हो रहा होता है, तब जो वृषण है वो
सातवें माह के, उदर गुहा यानी पेट, उदर गुहा यानी हमारा उदर होता है पेट, तो इसकी जो गुहा है वहां होते हैं। ये जब बाहर कैसे आते हैं, ये बाहर आते हैं सातवें माह के अंत में अथवा आठवें, सातवें से आठवें माह के बीच में ये उदर गुहा से बाहर आते हैं थैलीनुमा संरचना में, जिसे वृषण कोष कहते हैं। मादा जनन तंत्र की बात करें, जटिल एवं पूर्ण विकसित जनन तंत्र पाया जाता है। जटिल पूर्ण विकसित जनन तंत्र पाया जाता है। मादा जनन तंत्र में निम्न अंग पाए जाते हैं: अंडाशय, फेलोपियन नलिका और गर्भाशय। अंडाशय जो है, अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है। इसके बाद में फेलोपियन नलिका, यहाँ पर जो है निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन मतलब नरयुग्मक, मनुष्य में नरयुग्मक प्लस मादा युग्मक का संलयन का मिलना, ये कहलाता है निषेचन। तो मनुष्य में नरयुग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। ये दोनों इस फेलोपियन नलिका में निषेचन करते हैं। उसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज जो है बार बार विभाजित करता है। एक कोशिका होती है, द्विगुणित कोशिका होती है युग्मनज, उस कोशिका में बार बार विभाजन होते हैं। तो एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से 16, 16 से 32 कोशिकाएं, इस प्रकार से बढ़ता हुआ वो गर्भाशय में आकर रोपित हो जाता है, आरोपित हो जाता है, गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और वहां पर फिर संपूर्ण जो है भ्रूण का विकास चलता रहता है 9 माह तक। आगे अंडाशय, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। अंडाशय, इनकी संरचना एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, फेलोपियन नलिका से जुड़ी रहती है। अंडाशय द्वारा मादा युग्मक उत्सर्जित करना अंडोत्सर्ग कहलाता है। यानी मादा युग्मक कौन? अंडाणु। अंडाणु जब निकलेगा अंडाशय से तो वो प्रक्रिया कहलाएगी अंडोत्सर्ग। इस प्रकार से ये एक इस प्रकार से संरचना होती है। ये गर्भाशय होता है यहाँ पर। ये जो है ये होता है गर्भाशय। ये होती है यहाँ पर अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय से जब अंडोत्सर्ग होता है तो यहाँ पर अंडाणु निकलता है। अंडाणु निकलने के बाद इस फेलोपियन नलिका में, इस फेलोपियन नलिका से होते हुए गर्भाशय तक आता है। अब शुक्राणु यही इस फेलोपियन नलिका में इस अंडाणु से आकर मिलते हैं और ये प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। अंडाणु का शुक्राणु से मिलना या मादा युग्मक का नर युग्मक से मिलना क्या कहलाता है? निषेचन क्रिया। तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये बनता है कि मनुष्य में निषेचन प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है फिलोपियन नलिका में। फिलोपियन नलिका में दोनों तरफ की ये जो नलिकाएं हैं ये कहलाएगी फिलोपियन नलिका। दो जोड़ी अंडाशय, मतलब एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, दो, और गर्भाशय में फिर आकर ये निषेचन होने के बाद बन जाएगा युग्मक और युग्मनज, और युग्मनज आके चिपकता है अंडाशय की दीवार, गर्भाशय की दीवार से। तो ये प्रक्रिया पाई जाती है। फेलोपियन नलिका के बारे में पढ़ते हैं। मैंने बता दिया ये जो नलिका है फेलोपियन नलिका है। अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु फेलोपियन नलिका में रहता है, अतः निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन नलिका में ही संपन्न होती है। गर्भाशय की बात करते हैं। गर्भाशय में 3 परतें पाई जाती हैं: पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे आंतरिक परत होती है। एंडो, एंडो का मतलब ही होता है आंतरिक। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम मध्य की और पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की, यानी 3 परतों से बना हुआ थैलीनुमा आवरण होता है गर्भाशय। थैलीनुमा आवरण होता है गर्भाशय। उसकी 3 सबसे आंतरिक परत एंडोमेट्रियम, सबसे बाहरी पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम मध्य की, यानी ये बाहर से अंदर का क्रम दे रखा है। बाहर से अंदर का पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो ये थे हमारे नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। अब इस जनन के अंतर्गत हमारे एक टॉपिक आता है मासिक चक्रीय रजोधर्म। महिलाओं में ये चक्र पाया जाता है जिसकी अवधि 28 दिन की होती है और इसमें 14वें दिन अंडे का उत्सर्जन होता है। 10 से 14 वर्ष की आयु में प्रथम बार जब ये चक्र चलता है तो इसे रजोदर्शन, इंपॉर्टेंट शब्द है, मिनार्की कहते हैं। एक इंग्लिश वर्ड इसके लिए आता है मिनार्की। जबकि जब 40 या 50 वर्ष की महिलाओं में अंतिम बार ये चक्र चलता है तो इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। इसके अलावा निषेचन और परिवर्धन आता है। तो निषेचन की क्रिया कुछ जंतुओं में बाहर संपन्न होती है तो बाह्य निषेचन कहलाती है शरीर से, और शरीर के अंदर संपन्न होती है तो आंतरिक निषेचन कहलाती है। तो ये अपना
इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। जनन हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों पढ़ लिए हैं, तो जनन में आपके इतना आपको जो है काफी रहने वाला है। अलैंगिक जनन की विधियां और लैंगिक जनन में हमने जो मनुष्य में जो है लैंगिक जनन उसके बारे में, जनन तंत्र नर और मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपका जो जनन वाला टॉपिक है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।